हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज़। सो आज हम देखने वाले हैं BEGC 132 सिलेक्शंस फ्रॉम इंडियन राइटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी फ्रॉम ब्लॉक 2। अगर आप देखोगे, इफ़ यू सी फ्रॉम ब्लॉक 2, द ब्लॉक 2 पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स इज़ रिलेटेड टू लैंग्वेज। अगर आप देखोगे लैंग्वेज पॉलिटिक्स में लैंग्वेज का क्या रोल था, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। एंड इसमें कुछ जैसे लैंग्वेजेस जो आए थे लाइक हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द लैंग्वेज एंड द डिफरेंट पोएम्स विच टॉक्ड अबाउट द लैंग्वेज एज वेल एज अबाउट द मदर टंग ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। एंड देर इज़ ऑल्सो अ डायोस्पोरा पोएम। अब हम लोग देखेंगे कि डायोस्पोरा राइटिंग या डायोस्पोरा पोएम क्या होता है, वो लास्ट यूनिट में रहेगा। पहले हम लोग देखेंगे कि इसके बाद हम लोग को क्या देखना है। In this block 2 unit 1 there is the understanding the nature of the language। यहाँ पर एक राइटर के बारे में बताया गया है ब्लॉक 2 यूनिट 1 में, अमृत राय। ठीक है, अमृत राय कौन थे? अमृत राय वॉज अ प्रोलिफिक हिंदी नॉवलिस्ट, अ क्रिटिक एंड अ ट्रांसलेटर। तो एक बहुत फेमस क्रिटिक ट्रांसलेटर थे। ही इज़ रिनोन्ड इन एकेडमिक सर्कल्स फॉर हिज डेफिनेटिव बायोग्राफी ऑफ प्रेमचंद, कलाम का सिपाही, which won the साहित्य अकेडमी अवार्ड in 1963 and later। ठीक है, अब यहाँ पर if you see there is one of these famous works जिसका एक एक्सेप्ट दिया गया है। एक्सेप्ट means not the full poem or the full work but it is just a few lines from taken from it, मतलब just few lines। So if you see that Amrit Rai is presented in his one of his books A House Divided, जहाँ पर वो बताते हैं कि हाउस डिवाइडेड का राइटर कौन था? अमृत राय था। एंड द प्रेजेंट इट इज़ इन द ओरिजिन्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ हिंदी एंड हिंदवी। तो हिंदी और हिंदवी का जो था वो एक पर्टिकुलर चीज़ को बताया जा रहा है। ठीक है, इट इज़ नॉट पर्शियन, नॉट एन इंडियन वर्ड एंड प्रॉपरली signifies a native India as distinguished from a हिंदू और नॉन मुसलमान इंडियन। तो यहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस और रिलीजन के बारे में, यहाँ पर अगर आप पहले ब्लॉक में भी देखे होंगे जहाँ पर भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट का जैसे था, वैसे ही लैंग्वेज के ऊपर में यहाँ पर ये ब्लॉक 2 के बारे में बताया जा रहा है। जैसे खुसराव का जो वर्ड जो यूज़ किया जाता है ना, हिंदी, in this specific sense of language and that naturally the language of northwestern India with which the Muslims first came in contact in the Punjab and then in Delhi। तो ये चीज़ के बारे में एक हिस्टोरिकल फैक्ट यहाँ पर बताया जा रहा है एंड दैट इट रिजल्ट्स इन कैसे करके जो हिंदी जो है या हिंदवी जो है वो कैसे करके वो डिफरेंस है इस चीज़ में। यहाँ पर जो ऑफ़ी और जो खुसराव जो है, ये वाला लाइन में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, इट इज़ नॉट इंटेंडेड टू मीन मॉडर्न और स्टैंडर्ड हिंदी और व्हाट ग्रेडसन कॉल्स हाई हिंदी। तो यहाँ पर इंग्लिश के लैंग्वेज के बारे में के साथ साथ अभी हिंदी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ऑल्दो ये इंग्लिश में एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताया जा रहा है हिंदी लैंग्वेज का, जो कि हिंदवी है, इज़ मच द सेम ऑफ गिलक्रिस्ट हिंदवी। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, जो हिंदी और हिंदवी जो है इसके बारे में बताया जा रहा है कि कैसे करके वो चेंज हुआ। जैसे आप जानते ही होंगे मुगल्स जो थे, मुगल जो साम्राज्य जो थे, उस टाइम में क्या चेंजेस हुआ एंड फिर उसके बाद भक्ति मूवमेंट में क्या चेंजेस हुआ, फिर मुस्लिम इन्वेजन में कैसे चेंजेस हुआ। बहुत सारे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि डिस्कशन ऑफ हिंदी एंड हिंदवी, इस चीज़ के बारे में ये फर्स्ट ब्लॉक यूनिट 2 का फर्स्ट यूनिट यहाँ पर बताया जा रहा है ब्लॉक 2 का यूनिट 1 में, जहाँ पर इफ़ यू सी दैट it is unlike any other language Hindi with the same meaning of Indian। Thus a person was Hindi and a language such as Tamil or Marathi was Hindi, but Hindi was also denoted the Hindi language that was spoken in northwest India। तो एक नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी ये एक हिंदी का डिफरेंस होता था। जैसे आप देख सकते हो कि बंगाली का भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, हिंदी के भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। यूपी में कुछ और वेरिएंट होगा, ठीक है, फिर पटना में कुछ और वेरिएंट होगा, कोई नॉर्मल इंडियन के भी बहुत सारे एक्सेंट्स होते हैं। तो ये डिफरेंस आप देख सकते हो। तो इंसान अगर हिंदी डिफरेंट जगह से है, बिहार एंड पटना का या डिफरेंट पर्टिकुलर जगह से, तो उसका बोलने का स्टाइल भी अलग होगा। तो यही चीज़ ये जगह में बताया जा रहा है कि कैसे करके हिंदी या हिंदवी ये उर्दू से डिफरेंट है या मॉडर्न हिंदी और मॉडर्न उर्दू से डिफरेंस है।
यहाँ पर अगर आप देखोगे जैसे खुसराव एंड हिंदवी, अब यहाँ पर क्या है कि जैसे अमृत राय ने बताया था कि हिंदवी का मतलब क्या है, इसका जो और भी जो है खुसराव का वर्ड भी बहुत सारा चेंजेस में बताया जा रहा है। देखिए, एक उर्दू जो राइटिंग है वो कहीं ना कहीं उसका जो डायलेक्ट होता है या उसका जो भाषा होता है उस चीज़ में कहीं ना कहीं वो सिमिलर है हिंदी के साथ। अगर आप उर्दू वर्ड सुने होंगे या उर्दू शायरी सुने होंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा कॉमन रहता है, बट वो हर एक लैंग्वेज का एक डिस्टिंक्शन होता है। सिमिलरिटीज़ है बट उसमें भी डिस्टिंक्शन है, मतलब उस चीज़ में एक अलग ही यूनिकनेस है हर लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदवी हो या हिंदी हो या और भी जो फॉर्म्स है हिंदी का वो भी बोलिए या उर्दू का भी बोलिए, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वोकैबुलरी और डिफरेंट लिंग्विस्टिक स्टाइल्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ बताया गया है ब्लॉक 2 के यूनिट 1 में। देखिएगा कि ब्लॉक 1.6 में जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज कल्चर एंड पावर द केस ऑफ हिंदवी, तो यहाँ पर जो हिंदी है ना इसका भी एक फॉर्म है, क्योंकि बहुत सारे जो डिफरेंसेस जो हुए ओवर द टाइमलाइन ऑफ इंडिया, जगह अगर देखिएगा बहुत सारे जैसे पॉलिटिकल चेंजेस हुए, इन्वेजन्स हुए, ठीक है, फिर ब्रिटिशर्स लोग आए, तो वहाँ पर एक खड़ी बोली बोल के भी एक वर्ड होता था जो बाद में भी हम लोग देखेंगे। खड़ी बोली बोल के भी एक होता था जहाँ पर फ्रीडम टाइम में भी वो बहुत फेमस होता था। हिंदी एक टाइप ऑफ मतलब हिंदी वर्ड यूज़ होता है जहाँ पर इन इट्स उर्दू हिंदी कॉम्बिनेशन हैज़ प्रूव टू बी इफेक्टिव टूल टू एक्सपैंड द नेशनलिस्ट मैसेज अपोजिंग द कॉलोनियल रिजीम। मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम में खड़ी बोली एक ऐसा फॉर्म होता था उर्दू हिंदी का जो कि खुद ही में एक डिफरेंट फॉर्म होता था। ठीक है, आपको जस्ट रीड ऑन करना है कि क्या चीज़ यहाँ पर दिया गया है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे सोशल कल्चरल एंड पॉलिटिकल बैटल्स थे, पार्ट ऑफ यहाँ पर हिस्ट्री दिया गया है, इसीलिए देर आर मैनी पीपल थिंक दिस इज टफ, बट यहाँ पर जस्ट हिस्ट्री का ही एक कॉन्टेक्स्ट दिया गया है कि ब्रिटिश रूल के टाइम में हम लोग कैसे करके कौन सा टाइप ऑफ हिंदी बोलते थे और क्या टाइप था, वो था खड़ी बोली। या और वो जो पर्टिकुलर जो एक नेशनल लैंग्वेज था, एक नेशनल लैंग्वेज था जो यूनाइट करता था पूरा इंडिया को, ऐसा लैंग्वेज जो सिर्फ इंग्लिश नहीं था। ऑल्दो हम लोग आज इंग्लिश पढ़ रहे हैं या इंग्लिश चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये कॉलोनियल लैंग्वेज है, मतलब क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो ये लैंग्वेज हम लोग को ये पढ़ना पड़ा एंड ये चीज़ों को हम लोग को समझना पड़ा। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो लैंग्वेजेस थे उसका कोई रोल नहीं है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस हैं, जैसे संस्कृत हुआ, हिंदी हुआ, उर्दू हुआ, खड़ी बोली हुआ या हिंदवी हुआ, ठीक है, या हिंदी हुआ, ये जो फॉर्म्स है ना, ये बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो खुद में भी एक कल्चरल एग्जिस्टेंस करते हैं। एंड अगर आप देखोगे हमारे जो भाषाज है, जितने भी लैंग्वेजेस है, जैसे अगर आप देखोगे वो लैंग्वेज का जितना डाइवर्सिटी है और कोई कंट्री में इतने सारे डाइवर्सिटी नहीं है। वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर ट्राइंग टू स्पीक इन दिस इंग्लिश, जितना भी मुश्किल हो हम लोग ये चीज़ों को कोशिश करके कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट एक एस्पेक्ट हुआ कि कैसे करके इंग्लिश एक पर्टिकुलर नेशन में स्प्रेड हुआ। इसीलिए ये सिर्फ एक पर्टिकुलर लिटरेचर या पोएट्री पेपर नहीं है, इसमें बहुत सारा चीज़ है जो चीज़ एक आपको समझने में हेल्प करेगा कि कैसे करके हिस्ट्री पोएट्री में भी था एंड हिस्ट्री कल्चरल डाइवर्सिटी में भी था। ये सिर्फ एक पोएट्री पेपर नहीं है जो आप सिर्फ पोएम्स में जैसे रीड करते हैं एंड चीज़ों को समझते हैं। इसमें लैंग्वेज है, कल्चर है, हिंदी है, और इसमें और भी जैसे बहुत सारे राइटर्स हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट है, रीजन में कैसे वो लिखा जाता था, इंडियन कल्चरल एंड डाइवर्सिटी, ये चीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इंडियन राइटिंग थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग सोचते हैं ना कि ये कोर्स डिफ़िकल्ट है, ये डिफ़िकल्ट नहीं है, ये सिर्फ यही चीज़ है कि आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि इस चीज़ में ये टाइम में क्या हुआ था। अब अगर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, रघुवीर सहाय का पोएम हिंदी। यहाँ पर हम लोग ब्लॉक 2 यूनिट 2 में गज़ल, और जो गज़ल जो लिखा गया था वो आमिर खुसराव का था एंड हिंदी बाय रघुवीर सहाय का था। ये दोनों जो वर्क है या पोइट्री है, ये दोनों फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पोइट्री के आरटीसी कॉन्टेक्स्ट में भी और आपके राइटिंग कॉन्टेक्स्ट में भी। अब हम लोग दो इंसान के बारे में यहाँ पर देखेंगे, जहाँ पर अगर आप देखोगे जो गज़ल जो है, द राइटर ऑफ गज़ल कंबाइंस पर्शियन, हिंदी, ब्राज डिफिटली इन द सेम लाइन एंड क्रिएट्स अ रेयर सेंस ऑफ ब्यूटी।
ये आमिर खुसराव के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि पर्शियन, हिंदी और ब्राज जो है, ये अगर आप देखोगे ये कीवर्ड है। अगर आप गज़ल के बारे में लिख रहे हो तो ये ज़रूर आप मेंशन कीजिएगा कि नॉट ओनली एक पर्टिकुलर वर्ड, यहाँ पर पर्शियन, हिंदी, ब्राज और हिंदी सारी चीज़ों को कंबाइन किया गया है। एंड खुसराव क्या था, खुसराव का एक क्या मतलब सिग्निफिकेंस अगर आप देखोगे तो खुसराव वॉज इन अटेम्प्ट टू लिंक टू हिज गज़ल, मतलब गज़ल कहाँ से आता है, इट इज़ लाइक फ्रॉम सूफीज़म, जो आप लोग जानते होंगे कि गज़ल्स आर अ फॉर्म ऑफ डिवोशनल सॉन्ग्स फॉर द पर्टिकुलर पर्सन। तो वो जो वो सिंग करते हैं वो पर्टिकुलर चीज़ को, वो चीज़ को कैरी ऑन करते हैं कि कैसे करके एक पर्टिकुलर डिवोशनल फॉर्म ऑफ थिंग है, ठीक है। तो खुसराउज गज़ल कैरीज द इन्फ्लुएंस ऑफ सूफीज़म, ठीक है। एंड हर एक जैसे भक्ति डिवोशन हिंदुइज्म में है, वैसे ही सूफीज़म में भी एक पर्टिकुलर डिवोशनल पार्ट है। तो ये जैसे आप देख सकते हो कि खुसराव का जो गज़ल था वो कैरीज इन्फ्लुएंस ऑफ सूफीज़म, एंड उसके में भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ था। और यहाँ पर अगर आप देखोगे द पोएम इवोक्स द लव ट्रेडिशन एंड द इमोशन रासा। रासा एक इंडियन कल्चरल एस्थेटिक्स के ऊपर में बताया गया है कि रासा क्या है। रासा अगर आप देखोगे या रस जिसको बोला जाता है, वो एक पर्टिकुलर जूस, जैसे आप फ्रूट होता है ना, फ्रूट का जैसे जूस होता है, वैसे ही द फ्रूट जूस और द सैप ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रूट इज जस्ट लाइक इट स्वीट। तो वो भी एक इमोशन को क्रिएट करता है एक पर्टिकुलर वर्क में। तो कोई भी एक पर्टिकुलर पोएट्री में हो, चाहे वो कोई भी फॉर्म ऑफ पोएट्री हो या कोई भी फॉर्म ऑफ वर्क हो, वो एक पर्टिकुलर इमोशन या रासा को डिनोट करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है यहाँ पर कि रीडिंग ऑफ खुसराउज गज़ल। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो है, ये गज़ल जो है इज हैव अ जनरल आइडिया ऑफ द पोएट एंड हिज वर्क। लेट अस रीड द गज़ल रिटन इन उर्दू। ये उर्दू में लिखा गया था बट ये ट्रांसलेट किया गया है, ज़्यादातर वर्क्स ट्रांसलेट किया गया है यहाँ पर क्योंकि हम लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। इन आमिर खुसराउज वर्क दैट इज़ फ्रॉम 1253 एंड 325 एंड गोज इन फॉलोज इन डिस्कशन। तो गज़ल का क्या है, Forget me not, the sorrowful, talk to me with your eyes, dear heart, I cannot bear the sorrow of parting, keep me well within your heart, long as stresses the night of parting, the day of love is short as life। अब यहाँ पर ये पोएम एक पर्टिकुलर है। अब अगर आप गज़ल का कोई पर्टिकुलर चीज़ का आंसर कर रहे हैं फ्रॉम दीज लाइन्स, आप ये पोएम को 2 टाइम्स एटलीस्ट अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आपको लाइन्स जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर आप अगर एटलीस्ट जान लिए कि ये गज़ल का लाइन्स है तो आप लिख सकते हो। तो स्टार्टिंग ऑफ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आप कैसे कीजिएगा कि सपोज पकड़ लीजिए ये वाला 4 लाइन दिया गया, ठीक है। आई कैन नॉट बियर द सॉरो ऑफ पार्टिंग, कीप मी वेल विद इन योर हार्ट, लॉन्ग एज स्ट्रेसेस द नाइट ऑफ पार्टिंग, द डे ऑफ लव इज शॉर्ट एज लाइफ, इफ आई सी नॉट माई लव ओ फ्रेंड, हाउ कैन आई स्पेंड डार्क नाइट्स ऑफ ग्रीफ, ठीक है। ये चीज़ को अगर आप देखोगे, ये अगर आपको ये लाइन्स दे दिया तो आप कैसे करके बोलोगे कि दिस पोएम वॉज रिटन और द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम गज़ल रिटन बाय आमिर खुसराव इन उर्दू विच वॉज लेटर ट्रांसलेटेड बाय अहमद अली इन इंग्लिश, ठीक है। ये हो गया स्टार्टिंग लाइन फॉर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पर इंटरप्रिटेशन आप कैसे करके करोगे कि द पोएट ऑब्जर्व्स इन द बिगिनिंग ही बिकम्स वन with the male lover and tells the woman that she has become forgetful of late and that there is something that engages her mind, what can it be। मतलब यहाँ पर एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है या इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है कि द मेल लवर, जो मेल लवर जो है वो बता रहे हैं कि जो उसका जो फीमेल लवर है वो लेटफुली, मतलब ये जो अभी रिसेंटली जो चीज़ है उस चीज़ में शी हैज़ बिकम मोर फॉरगेटफुल एंड शी इज़ एंगेज्ड विथ हर ओन माइंड, मतलब वो अपने कामों में अपने आप में ही बिजी है। व्हाट कैन इट बी, वी आर मेड टू थिंक दैट द प्रोसीडिंग्स दिस सिचुएशन द वुमन हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन द इमीडिएट सराउंडिंग्स बट शी एट लीस्ट कैन स्पीक विथ हर आइज सिंस इन सर्टन सिचुएशंस आइज टॉक मोर एलिक्वेंटली दैन द टंग। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट बताया गया है कि कैसे करके 2 लवर्स के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है, कि कैसे करके इन रिस्पॉन्स द वुमेन्स आइज रिवील द फैक्ट दैट फॉरगेटफुलनेस इज द रिजल्ट ऑफ पार्टिंग विथ हर लवर हस्बैंड। और यहाँ पर जो एक ग्रीफ जो दिखाया जा रहा है, जो हिडन बिहाइंड द आइज, अगर आप बात नहीं करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपके जो आइज जो है या नयन जो है या जो दर्शन से आप देख रहे हो उससे तो आप एटलीस्ट बता सकते हो कि आप क्यों
मेरे साथ बात नहीं करना चाहते। तो इट इज़ लाइक अ फॉर्म ऑफ अ लवर काइंड ऑफ अ पोएम विच हैज़ डिफरेंट एनोटेशंस एंड डिफरेंट फीलिंग्स दैट इज़ बीन पोर्ट्रेड बाय आमिर खुसरो। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको अच्छे से एक बार रीड करना है ताकि ये पर्टिकुलर जो कॉन्टेक्स्ट जो है, इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट से आप ये बता सकते हो। फिर क्या है, खुसराउज पोएम इज एज अ कॉम्पोजिशन इन क्लासिकल मोड। तो ये क्लासिकल मोड में यहाँ पर बताया गया है। फिर से यहाँ पर आप देख सकते हो कि खुसराउज पोएम इज ऑफ वुमेन्स हेल्पलेस माइजरी कॉज्ड बाय सेपरेशन फ्रॉम द लवर। यहाँ पर ही बताया गया है कि खुसराव का जो पोएम जो था वो एक हेल्पलेस माइजरी के कारण था, जो कि सेपरेशन फ्रॉम द लवर था। एंड इन सच अ सिचुएशन शी कैन नाइदर स्लीप नॉट बी एट हर पीस विथ हरसेल्फ व्हेन अवेक। मतलब एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर जो वुमेन जो लवर था वो उसके जो मैन लवर था उसके साथ कोई भी सेपरेट हो गया है। ठीक है, कि दैट टाइम दैट पर्सन आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। सो एट दैट सेम मोमेंट ऑफ टाइम द वुमेन्स एंग्विश इंटेंसिफाइज द इफेक्ट ऑफ लव सजेस्टेड बाय द इंसिडेंट ऑफ द लवर्स लिविंग। तो ये जो सडन जो लिविंग है इसी के ऊपर में आमिर खुसराव ने ये पोएम को बताया गया था। एक लव सिचुएशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर गज़ल जो है, गज़ल एक लिटरेरी फॉर्म है। ठीक है, और ये एक अगर आप देखोगे द पोएम फ्रॉम द एंगल गज़ल एज अ लिटरेरी फॉर्म, और इसका एक द वर्ड, इसका जो मीनिंग क्या है इसका भी आप देख लीजिएगा। अगर आप गज़ल के बारे में लिख रहे हैं कि द कंडक्ट ऑफ अ फीमेल डियर, द वर्ड फॉर विच इज़ गज़ला। ठीक है, इसका मतलब क्या है, द वर्ड स्टैंड्स फॉर ब्यूटी एंड इनोसेंस इंश्राइंड इन द लुक्स एंड कंडक्ट ऑफ अ फीमेल डियर। मतलब ये जो ब्यूटी एंड इनोसेंस जो कि एक फीमेल डियर को बताया जा रहा है, उसके जो हाव भाव को बताया जा रहा है, उसको गज़ला बोला जाता है। तो गज़ल जो है वो गज़ला से आया है और ये पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये चीज़ आप जब भी रीड करोगे आप एक बार अच्छे से वो कॉन्टेक्स्ट को रीड कीजिएगा ताकि आपको ये चीज़ और भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है कि हिंदी। हिंदी बाई रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय बहुत ही एक फेमस राइटर थे और ये जो वर्क है ये नॉट ओनली इंग्लिश में लिखा गया है बट ये हिंदी में भी लिखा गया है। बहुत फेमस वर्क है ये। और रघुवीर सहाय जो कि 1929 टू 1990 में थे, वॉज अ हिंदी पोइट। एक ऐसे पोइट थे जो हिंदी में थे बट ये भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो आप सोचिए कि कल्चरल डाइवर्सिटी में हम लोग यही चीज़ समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी एक लैंग्वेज है जो कैसे लॉस्ट हो गया या कैसे इस चीज़ का जो एसेंस है वो लॉस्ट हो गया, बट हम लोग पढ़ भी रहे हैं वो इंग्लिश में। तो अगर हम पोएम को देखेंगे कि वो जो पोएट थे रघुवीर सहाय, वो एक बहुत फेमस हिंदी पोएट थे जो शॉर्ट स्टोरी राइटर, एसेइस्ट, लिटरेरी क्रिटिक, ट्रांसलेटर, ये सब बहुत सारे चीज़ों में मतलब वो महारथी हासिल कर चुके थे। एंड ही वॉज द चीफ एडिटर ऑफ द पॉलिटिकल सोशल हिंदी वीकली दिनमन फ्रॉम 1969 टू 1982। अब यहाँ पर जो फेमस जो वर्क है उनका, जो कि इन अकेडमी अवार्ड इन हिंदी फॉर हिज पोइट्री कलेक्शन, लोग भूल गए हैं, दे हैव फॉरगॉटन। ये जो चीज़ है ना, लोग भूल गए हैं, दे हैव फॉरगॉटन, ये एक पर्टिकुलर चीज़ के कॉन्टेक्स्ट के में बताया जा रहा है। अगर आप ये पोएम को पढ़िएगा रघुवीर सहाय का, वी वेर फाइटिंग अ लैंग्वेज बैटल टू चेंज सोसाइटी बट द क्वेश्चन ऑफ हिंदी इज नो लॉन्गर सिंपली अ क्वेश्चन ऑफ हिंदी, वी हैव लॉस्ट आउट। ठीक है, ये बताया जा रहा है कि हम लोग एक लड़ाई लड़ रहे थे, एक लैंग्वेज बैटल जो चेंज कर सकता था सोसाइटी को, बट द क्वेश्चन ऑफ हिंदी इज नो लॉन्गर सिंपली अ क्वेश्चन ऑफ हिंदी, वी हैव लॉस्ट आउट। मतलब हम लोग सिर्फ हिंदी के बारे में ही नहीं बोल रहे हैं कि ये कौन बोल सकता है, कौन कब क्या बोल सकता है। हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि जो लोग हिंदी से बात करना भी चाहते थे वो उस चीज़ को धीरे धीरे प्रैक्टिस कम करने लगे और हम लोग वो चीज़ में हार रहे हैं। ओ गुड सोल्जर, नो व्हेन यू आर बीटन एंड नाउ दैट क्वेश्चन विच वी जस्ट रेफर टू इन कनेक्शन विद द सो कॉल्ड लैंग्वेज बैटल। एक लैंग्वेज बैटल हो रहा है, समझ पा रहे हैं? तो एक सोल्जर हो रहा है जो फ्रीडम फाइटर के टाइम में, जैसे आपको मैंने बताया कि फ्रीडम फाइटर के टाइम में खड़ी बोली एक टाइप ऑफ मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज था जो इंडिया को यूनाइट करता था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि लेट्स पुट इन हिज वे वेयर वी एंड दोज ऑन बिहाफ ऑफ whom we fought the same folk, or were we in fact the agents of our oppressors, sympathetic, well-meaning, well-schooled agents? Those the masters are slaves,
देयर स्लेव्स आर दोज हु आर नॉट मास्टर्स। इफ हिंदी बिलोंग्स टू मास्टर्स, मतलब जो सिर्फ मतलब वो चीज़ में पूरा शिक्षित हो चुके हैं या एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंच चुके हैं, देन इन व्हाट लैंग्वेज शैल वी फाइट फॉर फ्रीडम। हमें चाहिए द डिमांड फॉर हिंदी इज नाउ अ डिमांड फॉर बेटर ट्रीटमेंट, नॉट राइट्स पुट बाय द एजेंट्स टू देयर स्लेव मास्टर्स। मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ करो, हमारे जो लैंग्वेज के भाषा या संस्कृति में था, हम लोग ने ही वो चीज़ों को धीरे धीरे वो चीज़ों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। एंड धीरे धीरे अगर आप देखोगे, हम लोग ये चीज़ों को एहसास कर पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंग्लिश हमारे जो कल्चर है वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया था, जो इंटायरली हमारे जो इतने मतलब एंशिएंट जो संस्कृति था वो चीज़ों में चेंज आया। दे यूज़ हिंदी इन प्लेस ऑफ इंग्लिश, वेल द फैक्ट इज दैट देयर मास्टर्स, जो मास्टर्स जो थे, यूज़ इंग्लिश इन प्लेस ऑफ हिंदी। वहाँ उन लोग के जो मास्टर्स जो थे वो इंग्लिश के बदले हिंदी में बोला करते थे हमारे सामने, बट हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने हिंदी के जगह में इंग्लिश को ही अपना लिया, क्योंकि हमारे वो टाइम में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे। वो टाइम में एक स्ट्रगल था कि हम कैसे करके एकजुट हो। ये बहुत एक सीरियस इशू है, और ये जो पोएम था ओरिजिनली में ये हिंदी में लिखा गया था। मैं आपको बता देता हूँ कि हर एक पोएम जो आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं वो ट्रांसलेटेड वर्जन है, सारे नहीं भी हो बट कहीं ना कहीं बहुत सारे पोएम्स इंडियन कल्चरल डाइवर्सिटी में पहले में वो अलग लैंग्वेज में था और वो चेंज हुआ है, वो इंग्लिश में फॉर्म हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा चीज़ में बदलाव आया है। तो वाइल द फैक्ट इज दैट देयर मास्टर्स यूज इंग्लिश इन प्लेस ऑफ हिंदी, ठीक है, द टू ऑफ देम हैव स्ट्रक अ डील। ही हु एक्सपोजेज हिज दिस हिपोक्रेसी विल डिस्पोज ऑफ हिंदी स्लेवरी। एक जो स्लेवरी मतलब जो ओनर्स जो था कि हम लोग को हिंदी बोलना है, हमें वो चीज़ों को साथ में लेना है, तो ये पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम लोग खुद ही में ये चीज़ों का मतलब खो दिए हैं। दिस विल बी द वन हु व्हेन ही स्पीक्स हिंदी विल शो अस दैट व्हाट सिंपल फोक रियली मीन। तो अगर आपका ये कॉन्टेक्स्ट आया, अगर आप ये पर्टिकुलर पोएम से कोई भी 4 लाइन दिया गया, तो पहले आप ऐसे करके स्टार्ट कर सकते हैं। द पोएम हिंदी वॉज रिटन बाय रघुवीर सहाय, जो कि बहुत फेमस है, एंड ही वॉज अ लिटरी he was a famous Hindi poet where he used to write story writing and essayist, and ये जो चीज़ बता सकते हैं कि his famous work was लोग भूल गए। अगर आपको याद रहेगा तो लोग भूल गए हैं, फिर you can say कि it was translated from Hindi by हरीश त्रिवेदी and डैनियल विजबोट, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पर फिर से यहाँ पर जो इंटरप्रिटेशन दिया गया है कि द टाइटल एज वेल एज लैंग्वेज ऑफ द पोएम रेफर्स टू खड़ी बोली, जो हम लोग पहले भी देखे हैं। खड़ी बोली एक ऐसा फॉर्म था जो कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ हिंदी को बोला जाता है जो लेटर दैट केम टू बी नोन एज लेटर एज हिंदी। खड़ी बोली हिंदी का पहला वर्जन था जो कि फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत वो टाइम में मतलब यूनिफाइड लैंग्वेज हुआ करता था। तो रघुवीर सहाय chooses the metaphor of the battle in his poem हिंदी to highlight the language debate specifically in post independence area। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरिया में क्या हुआ था ये चीज़ में यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, अब अगर आप समझ पा रहे हो कि सहाय क्वेश्चंस द वैल्यूज ऑफ दोज हु पिच बैटल्स एंड डिल्यूड सोल्जर्स, मतलब जो फोर्सिंग देम टू एंटर द बैटल्स द फील्ड ऑफ बैटल्स। यहाँ पर एक शार्प क्वेश्चन दिया गया है कि जो ऑपरेसर्स जो हम लोग पे जो ये इंग्लिश थोप के गए हैं, हम लोग ने इंग्लिश को ज़्यादा मान्यता दिया, बट जो लोग हिंदी बोलते थे उन्हीं से हम लोग वो चीज़ से मुकर गए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे 2.9 में बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट है। मोर और लेस मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, कहीं ना कहीं ये सिर्फ लिटरेचर नहीं है, इसमें हिस्ट्री भी है, कल्चर्स भी है, लैंग्वेज भी है। ब्लॉक 2 स्पेसिफिकली लैंग्वेज के ऊपर में फोकस किया जा रहा है, बट ये जो लैंग्वेज है ये डाइवर्सिटी है, कैसे वो चेंज हुआ, कैसे जो हर एक लैंग्वेज था उस चीज़ में कैसे करके वो चीज़ में डिबेट्स हुए, वो चीज़ में ये बताया कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, कौन सा लैंग्वेज हम लोग अपनाएं जिसमें हम लोग एक फ्रीडम फाइटिंग एक बैटल कर सकते हैं। ये सिर्फ फ्रीडम के लिए बैटल नहीं है, ये एक लैंग्वेज बैटल है, जो कौन सा लैंग्वेज है जो हमारे जो एक देश है उसको एक समान कर सके।
10 में भी यही चीज़ बताया गया है कि हमें कमिटमेंट टू हिंदी विथ क्वेश्चन रेज अबाउट इट। इसके बारे में जो मैंने पहले भी बताया था कि क्वेश्चन जो रेज हुए थे कि हम लोग शायद सब चीज़, ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम में एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल जो था और क्या क्या चीज़ में दिक्कत होता था, ये चीज़ भी यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर यूनिट 3 में आप देख सकते हैं कि एम के नायक जो थे, द इशू ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, एम के नायक का जो वर्क है यहाँ पर इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर से ब्रिटिश रूल का ही यहाँ पर एक चीज़ बताया गया है कि कैसे करके चेंजेस हुआ है। इशू ऑफ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज का जो एक टोटल जो लैंग्वेज जो है वो कितने सारे मतलब मिसकॉन्सेप्ट्स और डिफ़िकल्टीज से राइज हुए हैं। क्योंकि हम लोग पहले भी देखे थे कि एक लैंग्वेज बैटल चल रहा था कि कौन सा लैंग्वेज सही है। हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लैंग्वेजेस थे, जैसे तमिल था, कन्नड़ा था, तेलुगु था, मराठी था, बंगाली था, लिटरेचर्स था जो कि 2000 से 15,000 सालों से, 1000 सालों से, 950 ईयर से कितने मतलब बहुत सारे लैंग्वेजेस में वो ट्रांसलेट हुए और बहुत सारे चीज़ों में वो धीरे धीरे बदलता गया। आज का जो लैंग्वेज है इंडियन पोइट्री में हम लोग जो देखते हैं वो ज़्यादातर हम लोग इंग्लिश में ही देखते हैं या इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, बट इससे फॉर्म बहुत सारा था। जैसे हम लोग बुल्ले शाह का वर्क भी देखेंगे, बुल्ले के जाने में कौन, वो इंग्लिश में लिखा हुआ है बट वो दरअसल एक गाना है सूफीज़ में। तो हर एक हिंदी में भी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताया गया है बट वो ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, ताकि आप वो चीज़ के बारे में जान पाओ। यहाँ पर जो एम के नायक का जो वर्क था, एम के नायक जो थे उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कैसे करके इंडियंस का जो पार्ट था वो बता रहे थे कि कैसे करके चेंज हुए। एक फ्रीडम स्ट्रगल का एक पार्ट था, फिर राजा राव भी था। ठीक है, कि यहाँ पर जैसे एम के नायक का जो ऐसे था, देर आर 2 पॉइंट्स दैट आर पर्टिकुलरली वर्थ नोइंग गोइंग ओवर। द फर्स्ट इज़ राजा राव हु रोट अ शॉर्ट इंट्रोडक्टरी नोट इन हिज नॉवल, जो कि बहुत फेमस है, कांतापुरा। ठीक है, कांतापुरा जो था राजा राव का वो बहुत फेमस है एंड वो एक पर्टिकुलर वे बैक इन 1938 में बताया जा रहा है। इट ड्रू अटेंशन as soon as the novel was published by the heyday of the India's national movement। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है कि कैसे करके इंग्लिश चेंज हुआ, कैसे करके जो एक पर्टिकुलर वे में हिंदी के साथ साथ या डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज के साथ साथ कैसे करके जो मदर टंग जो था वो चेंजेस में एक बैटल स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो कैसे करके इंग्लिश आया, ठीक है, इस चीज़ में जो बताया गया है। अगर आप देखोगे ये जो कैंपेन जो था कांतापुरा का राजा राव का, वो बहुत फेमस था। ठीक है, एंड इंडियन इंग्लिश का एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन भी था। ठीक है, एक कैसे करके हम लोग एक चीज़ को समझाएंगे। हमारे जो रीजनल लिटरेचर्स थे, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट टाइप के रीजनल सेंटर्स थे। बिहार का कुछ और था, बंगाल का कुछ और था, सारे स्टेट्स के अलग अलग एक नॉर्म्स थे और सारे रिलीजन्स के भी एक अलग अलग कल्चर और लैंग्वेज था। तो आप समझ ही पा रहे हैं कि जब हम लोग ये एक पर्टिकुलर लिटरेचर के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ये इंग्लिश नहीं है, हम लोग इंग्लिश में इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, बट ये चीज़ में क्या क्या चीज़ है जहाँ पर उर्दू, हिंदी, हिंदुस्तानी, भक्ति मूवमेंट, खड़ी बोली, बहुत सारे लैंग्वेजेस जो है, सूफीज़म के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो डिफरेंट सारे जो डायलेक्टिव लाइफ ऑफ एंड लैंग्वेज, ठीक है, ये चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कैसे करके जो सोशो पॉलिटिकल चेंजेस थे। इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि 1857 या 1857 क्या है, 1857 क्या था, रिवॉल्ट, ए रिवॉल्ट ऑफ 1857, सिपाही म्यूटिनी। तो ये एक हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है। ये कोर्स एक पर्टिकुलर, सिर्फ मैं बार बार बता रहा हूँ कि पोएट्री या एक पर्टिकुलर लैंग्वेज या एक पर्टिकुलर मूवमेंट के बारे में नहीं बता रहा है। इसमें बहुत सारे चीज़ों का उल्लेख किया गया है। जैसे मुल्कराज आनंद वॉज ऑल्सो इन टच विथ, अगर देखोगे कि एक्टिविस्ट अमंग राइटर्स इन द नेशनल मूवमेंट। इवन राजा राव टुक अ कीन इंटरेस्ट इन द पॉलिटिकल हैपनिंग्स ऑफ दीज थिंग्स। पा रहे हो कि यूनिट 3 में हम लोग के बारे में ये बताया गया था कि एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो था वो उस चीज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो था वो था मदर टंग, जो कि है मातृभाषा, मातृभाषा एंड पैसेज टू अमेरिका। अब मैं इस चीज़ के बारे में मैं बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे ही वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि ब्लॉक के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है ये चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो पद्मा सचदेव जो है वो एक डोगरी पोइट है। तो ये जो मदर टंग है, ये मदर टंग के बारे में ये बताया जा रहा है कि आई अप्रोच द स्टेम
स्विंगिंग ऑन रीड एंड आस्क्ड हिम टू गिव मी अ क्विल. क्विल मतलब पेन, वो जो होता है ना लीफ का पेन जैसे होता है, तो वही जो फेदर्ड पेन जैसे होता है ना, वैसे ही एक क्विल जो होता है एक पर्टिकुलर स्टेम से होता है. तो एक स्टेम चाहिए उसको, एक पेन चाहिए. ठीक है. टेक्स्ट ऑफ मदर टंग मतलब मातृभाषा. इरिटेटेड ही सेड, आई गेव यू वन ओनली द अदर डे, अ न्यू वन, व्हाट हैव यू डन विथ इट. तो यहाँ पर एक राइटर है जो एक पेड़ के पास जाता है और उसको पूछता है कि क्या तुम मेरे को अपना एक जो टहनी है या द ब्रांच ऑफ योर स्टेम, कैन यू गिव मी दैट. तो इसका एनालिसिस आप फ्रॉम द पोएम में ये चीज़ को समझने के बाद ही कर पाओगे. तो आई अप्रोच द स्टेम मतलब यहाँ राइटर बता रहा है कि मैं एक स्टेम के पास गया और वो एक स्विंगिंग रीड के पास में ये पूछा कि क्या तुम मेरे को एक क्विल या पेन का जो नीब है वो आप दे पाओगे. वेर यू नीड अ न्यू पेन एवरी अदर डे ही आस्क्ड. जो एक पर्टिकुलर जो पेड़ था या जो रीड था, ठीक है, वो पूछ रहा है कि तुम्हें क्या हर एक दिन में तुमको एक पेन चाहिए. एवरी अदर डे ही सेड, नो आई डोंट वर्क फॉर शाह. जो एक होता है ना, शाह एक अकाउंटेंट होता है. आई सेड बट फॉर शाइनी, वेरी काइंड, वेरी वेल ऑफ. तो दैट शाइनी इज माई मदर टंग डोगरी. तो यहाँ पर ये चीज़ बताया जा रहा है कि मदर टंग जो है, द फर्स्ट सेंटेंस इज स्प्लिट इनटू 4 लाइन्स. अगर जो मदर टंग अगर पोएम आया तो आप यही बोलिएगा. अगर ये 4 लाइन अगर बताया गया कि शाइनी के बारे में, अगर ये चीज़ के बारे में आपको पूछा जा रहा है कि नो आई डोंट वर्क फॉर शाह, आई सेड बट फॉर अ शाइनी, वेरी काइंड, वेरी वेल ऑफ, एंड आई एम नॉट द ओनली वन वर्किंग फॉर हर, शी हैज़ मैनी सर्वेंट्स. अगर ऐसा टाइप का कुछ आया तो आप यही बोलोगे कि ये पोएम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम मदर टंग एंड विच वॉज written by Padma Sachdev and which was later translated from the original Dogri form to by Shivanath. तो ये जो है इस चीज़ में यही बताया जा रहा है कि द पोएट्री जो शैकल्स ऑफ कन्वेंशनल वर्सिफिकेशन या वर्ड्स में या मीटर राइम ये सब जो एक फॉर्म होता है उससे बहुत बढ़ के है. ठीक है. इस चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर पोएट्री जो है सिर्फ मीटर राइम ये चीज़ के ऊपर में नहीं है. एक स्टेम से पूछा जा रहा है कि क्या तुम मेरे को एक क्विल मतलब एक मामूली एक ट्री से पूछा जा रहा है. एक सिग्निफिकेंस यहाँ पर दिया गया है कि एक रिक्वेस्ट लेके आया है जो राइटर जो थे कि एक ह्यूमन ट्रेट की तरह कि क्या तुम मेरे को ये दे सकते हो. तो जब वो क्विल बोलता है ना कि तुमको तो मैंने पहले भी ये चीज़ दिया था, तो ये एक ह्यूमन ट्रेट को सिग्निफाई किया जाता है कि ह्यूमंस को अगर आप बार बार एक चीज़ पूछोगे तो वो गुस्सा हो जाते हैं. तो ये एक शाह जो बताया जा रहा है, तो एक अकाउंटेंट, जैसे मैंने पहले भी बोला था, कंस्टिट्यूटिंग अकाउंटेंट, शाज, मनी, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये चीज़ को बताया जा रहा है. हर एक पोएट्री के नीचे एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट दिया गया है. ऐसे करके जैसे मैं आप लोग को समझा रहा हूँ वैसे ही आपको एक बार रीड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को रीड करेंगे तभी आपके कॉन्सेप्ट्स को और भी वो क्लियर रहेगा. जो ब्लॉक 4 का जो पार्ट है वो है के अयप्पा पनिकर. तो के अयप्पा पनिकर जो थे वो एक मलयालम पोएट थे. फिर से ये एक ट्रांसलेटेड वर्क है जहाँ पर वो मलयाली में वो एक थे और वो पैसेज टू अमेरिका लिखे थे. पैसेज टू अमेरिका एक डायस्पोरा राइटिंग है. डायस्पोरा राइटिंग ये होता है कि आपको अगर इंडिया से हैं और अगर आप विदेश में चले जाते हैं, इसीलिए ये सब टर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पोएट्री में. ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ राइटिंग है जिसको ये सिग्निफाई किया जाता है कि आप जब कोई भी एक विदेश में चले जाते हैं या कोई एक पर्टिकुलर इंसान इंडिया से विदेश में चले जाता है, चाहे वो यूएसए हो, यूके हो, उसका जो वे ऑफ राइटिंग है या वे ऑफ सेंस है वो चेंज हो जाता है. ये पर्टिकुलर पोएम इस चीज़ के बारे में ही बताया गया है. अगर आप देख सकते हो, दिस पोएम हैज़ बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल मलयालम बाय द ऑथर, मतलब सेल्फ ट्रांसलेटेड किया गया है बाय के अयप्पा पनिकर. यहाँ पर क्या बताया गया है, इट इज़ एज इफ सडनली आई मीट यू ऑन द वे व्हेन आई गो फॉर माई यूजुअल वॉक इन द इवनिंग, द अर्थ दैट बिगिन्स एट योर फीट seems to end at mine, the air you breathe out enters into my lungs and the light that escapes from your eyes focuses on mine. अमेरिका एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे करके इंडिया से राइटर जो है वो अमेरिका में पैसेज मतलब शिफ्ट किए हैं. और यहाँ पर आई जब यूज़ किया जा रहा है, अगर आप देखिएगा आई जब आई यूज़ किया जा रहा है तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर
राइटर को सिग्निफाई किया जा रहा है कि कैसे करके वो पैसेज टू अमेरिका चेंज हुआ था। अब पैसेज टू अमेरिका एक डायोस्पोरा राइटिंग है। डायोस्पोरा का मतलब है DIASPORA, डायोस्पोरा राइटिंग है, जो कि दिस टेक्स अस बैक टू EM फॉस्टर्स या फॉस्टर्स अ पैसेज टू इंडिया। मतलब वो भी पैसेज, मतलब वो विदेश से आए थे, वो विदेश से आए थे पैसेज टू इंडिया। मतलब उनके लिए डायस्पोरा राइटिंग क्या था, वो विदेश से इंडिया शिफ्ट किए थे या इंडिया में आए थे कुछ दिन के लिए टूर करने के लिए। तो जब भी कोई इंसान वहाँ पर रहता है, उसके कल्चर, उसके राइटिंग उस पर्टिकुलर राइटर पे हावी होने लगता है। अगर आप सोचिए कि एक कंट्री जो 200 साल, जो कि ब्रिटिशर्स थे, 200 साल हम लोग के ऊपर में राज करके गए, रह के गए, तो वो भी कुछ चीज़ सीख के गए और हम लोग को भी कुछ चीज़, वो चीज़ थोप के गए। तो एक पर्टिकुलर चीज़ में जो चेंजेस होता है वो कैसे होता है, वो दोनों साइड में होता है। तो ये पर्टिकुलर राइटिंग में ये बताया जाता है कि लेटर निराड सी चौधरी फेल्ट इंस्पायर्ड टू गिव द टाइटल अ पैसेज टू इंग्लैंड टू हिज अकाउंट इन कॉन्फ्रंटेशन विथ इंग्लैंड। तो यहाँ पर जो निराद सी चौधरी जो थे, वो पैसेज टू इंग्लैंड मतलब इंडिया से जो इंग्लैंड में गए थे उसका एक अकाउंट बताए थे। तो आप समझ पा रहे हैं कि डायोस्पोरा राइटिंग क्या है। मतलब एक पर्टिकुलर मूवमेंट है कि कैसे करके ये चीज़ें चेंज हुए, कैसे करके ये चीज़ यहाँ पर है। तो ये पोएम ये बताता है कि कैसे करके क्लैश ऑफ सोसाइटीज़ है, मतलब जो सोसाइटीज़ जो डिफरेंट फॉर्म्स है, जो कल्चर्स जो डिफरेंट फॉर्म्स में है, वो कैसे अलग है। एन इंडियन पोएट ऑफ मिडिल क्लास ओरिजिन, जो एक मिडिल क्लास ओरिजिन से एक न्यू कंट्री में फार अवे में कहीं पर अकेला रह रहा है, उस चीज़ को आप सोचिए, उसको खुद में सारा चीज़ खुद में बिल्ड करना पड़ रहा है। उसके जो घर है वो अलग है, उसका जो रहने का जगह है वो अलग है, सारा चीज़ उसको डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि वो अनफेमिलियर सराउंडिंग्स में है। आप अगर सोचिए कि आप यहाँ से कहीं और पे चले जाए और फिर आप कैसे करके वो जगह पे अडेप्ट कर पाइएगा। तो ये टेक्स्ट वो चीज़ को समझा रहा है कि कैसे करके जो कंट्रीज़ के जो कल्चर्स हैं वो अलग है। हमारे जो मदरलैंड है वहाँ से वो चेंज कर लिया कहाँ, एक विदेश जगह पे, जहाँ पर उसको सारा चीज़ अलग लगता है। तो ये एक पैसेज टू अमेरिका एक बहुत ही एस्थेटिक एक्सप्रेशन है, जहाँ पर बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है बाय के अयप्पा पनिकर। एंड ये चीज़ के बारे में यहाँ पर जैसे लैंग्वेज ऑफ ट्रांसलेशन, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का जो ट्रांसलेशन हुआ था पैसेज टू अमेरिका में, कैसे करके लैंग्वेज जो हुआ था, जैसे वो अगर आप देखोगे कि कैसे उनका मलयालम लैंग्वेज था ओरिजिनल, बट वो कैसे मलयालम टू इंग्लिश में, टोटल इंग्लिश कंट्री में शिफ्ट हुए थे। तो ये चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर आप लेट सम अप में भी एक बार पढ़ लीजिएगा कि 2 पोएम्स को डिस्कस किया गया है, जो मदर टंग बाय पद्मा सचदेव, जो कि मदर टंग के बारे में बताया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर पोएम का क्या है, ठीक है। और पैसेज टू अमेरिका क्या है बाय जो एक डायस्पोरा राइटिंग है। मतलब डायस्पोरा राइटिंग का मतलब ही है कि एक पर्टिकुलर राइटर जो है वो दूसरे देश में सेटल हुए हैं। तो ये चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। तो आज का वीडियो इतना तक ही। नेक्स्ट ब्लॉग का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई थिंक सो आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रहा है कि कैसे करके आप लोग को पोएम का एनालिसिस करना है। एंड आई होप यू ऑल विल study little bit when you see this video. Thank you so much. Take care.